हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे एमएम मॉडल ऑफ डिविडेंड पॉलिसी। जल्दी से एक रिकैप कर लेते हैं कि हमने अभी तक क्या पढ़ा है। हमने रिटेन्ड अर्निंग्स, डिविडेंड का इंट्रोडक्शन पढ़ा। हमने देखा किस तरह से डिविडेंड और रिटेन्ड अर्निंग्स का इम्पैक्ट फर्म की वैल्यू में पड़ता है। डिविडेंड की थ्योरीज पढ़ी। थ्योरीज टू टाइप्स की होती हैं, रिलेवेंस एंड इररिलेवेंस थ्योरीज। हम ऑलरेडी वॉल्टर्स एंड गॉर्डन्स मॉडल को डिटेल में पढ़ चुके हैं। सारी वीडियोस के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आज हम बात करेंगे एमएम हाइपोथेसिस की। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे एमएम हाइपोथेसिस का लेआउट क्या है, क्या क्या एजम्पशंस माने गए इस हाइपोथेसिस को बनाने के लिए, फॉर्मूला क्या यूज किया जाता है, लिमिटेशंस क्या क्या हैं, और एक न्यूमेरिकल की हेल्प से हम सीखेंगे कि एमएम हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग शेयर की मार्केट वैल्यू, या आप उसको मार्केट प्राइस भी बोल सकते हैं, और फर्म की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। चलिए शुरू करते हैं एमएम हाइपोथेसिस से। एमएम हाइपोथेसिस सपोर्ट्स द इररिलेवेंस थ्योरी ऑफ डिविडेंड्स। एमएम हाइपोथेसिस इररिलेवेंस थ्योरी ऑफ डिविडेंड को सपोर्ट करती है। इररिलेवेंस मींस हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करें या ना करें, फर्म की वैल्यू में कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। According to this hypothesis, the value of the firm is determined solely by the earnings and risk of its assets. इस हाइपोथेसिस का मानना है कि फर्म की कितनी अर्निंग्स हैं और अर्निंग करने के लिए जो एसेट्स हम यूज कर रहे हैं उनमें कितना रिस्क है, इन दो चीजों से फर्म की वैल्यू इफेक्ट होती है। ऑब्वियस है, किसी भी फर्म की अर्निंग्स बढ़ती है तो उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी। The crux of the MM position on the irrelevance of the dividends is the arbitrage arguments. It means the distribution of earnings to the shareholders and raising an equal amount externally, the effect of dividend payment would offset by the effect of raising additional funds. MM hypothesis पूरी तरह से arbitrage process से बनाई गई है। Arbitrage process means अगर हम dividend distribute करते हैं तो फर्म की वैल्यू बढ़ जाती है। ऐसे हम रिलेवेंस मॉडल में मानते आए हैं। अब हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं तो ऑब्वियसली अगर हमें फ्यूचर में फंड की रिक्वायरमेंट होगी तो हमें वो फंड एक्सटर्नली लेके आना पड़ेगा। एक्सटर्नली मींस एक्सटर्नल सोर्स से लेके आना पड़ेगा। तो जितनी वैल्यू हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करके बढ़ा रहे हैं उतनी ही वैल्यू फंड्स को लाने में हम जो कॉस्ट देंगे उससे कम हो जाएगी। एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। फॉर सपोज कंपनी ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट किया और 10% से कंपनी की वैल्यू बढ़ गई। बिकॉज अभी तक हम सारी मॉडल्स में यही मानते आए हैं कि अगर हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म बढ़ जाती है, तो हमने यहाँ पे भी यही सपोज कर लिया। अब कंपनी को एक नया इन्वेस्टमेंट करना है तो ऑब्वियसली उसके लिए कंपनी को फंड चाहिए होगा। क्योंकि कंपनी ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया तो कंपनी के पास रिटेन्ड अर्निंग तो होगी नहीं। तो अब कंपनी फंड कहां से लेके आएगी? बहुत ऑब्वियस है, एक्सटर्नल सोर्सेस से। तो लेट्स से 10% इंटरेस्ट के साथ कंपनी ने लोन लिया। तो एमएम हाइपोथेसिस ये बताती है कि जो 10% वैल्यू कंपनी ने डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करके बढ़ाई उतनी ही एक्सटर्नल सोर्स की कॉस्ट से कम हो जाएगी। बिकॉज जो एक्सटर्नल सोर्स से आप पैसा ला रहे हैं उस पर भी आप 10% दे रहे हैं, तो वैल्यू 10% से बढ़ी, पर जो हमने एक्सटर्नल सोर्स के लिए कॉस्ट दी उससे उतनी ही वैल्यू कम हो गई, तो वैल्यू ऑफसेट हो गई। तो हमने क्या माना, हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करें या ना करें हमारी जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो सेम रह जाएगी। Therefore, dividend policy has no effect on the share price of the firm. It is the investment policy through which the firm can increase its earnings and thereby the value of the firm. So, इस hypothesis के according कोई भी firm जब investments करती है तो उसे earnings मिलती है और इन्हीं earnings से firm की value decide की जाती है। Dividend policy का firm की value पे कोई भी effect नहीं होता। Now it's time for assumptions. देखते हैं क्या पॉइंट्स एज्यूम करके ये हाइपोथेसिस बनाई गई है। कैपिटल मार्केट परफेक्ट होनी चाहिए और सारे इन्वेस्टर्स रेशनल होने चाहिए। रेशनल मींस जिनको नॉलेज हो, जो सोच समझ के लॉजिकली कैपिटल मार्केट में इन्वेस्ट करें। सारी इंफॉर्मेशंस सभी इन्वेस्टर्स को
बिना किसी कॉस्ट के मिल जाती है और कोई ट्रांजैक्शन कॉस्ट भी नहीं होती। सिक्योरिटीज को कितने भी पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। इवन आप फ्रैक्शन मींस पॉइंट्स में भी नंबर ऑफ सिक्योरिटीज बता सकते हैं। लाइक किसी इंडिविजुअल के पास 25.5 शेयर्स हैं तो आप पॉइंट्स में भी उसकी वैल्यूज लिख सकते हैं। कोई भी इन्वेस्टर इतना बड़ा नहीं होगा कि वो सिक्योरिटीज की मार्केट प्राइस को चेंज कर दे। कोई फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होती। फ्लोटेशन मींस सिक्योरिटीज को इश्यू करने की कॉस्ट। टैक्स के लिए दो एजम्पशंस लिए गए हैं। पहला, माना गया कि कोई भी टैक्स नहीं होता है, और दूसरा, अगर कोई टैक्स होगा भी तो डिविडेंड और कैपिटल गेन के लिए सेम टैक्स रेट होगा। फर्म की इन्वेस्टमेंट पॉलिसी कांस्टेंट रहेगी। इन्वेस्टमेंट पॉलिसी कांस्टेंट रहने का मतलब है कि हमारी सारी फंडिंग्स रिटेन्ड अर्निंग से होंगी और टोटल रिस्क भी सेम रहेगा। ये माना गया कि इन्वेस्टर्स डिविडेंड और शेयर की फ्यूचर मार्केट प्राइस को प्रिडिक्ट कर सकते हैं। प्रिडिक्ट मींस वो अनुमान लगा सकते हैं कि फ्यूचर में मार्केट प्राइस क्या होगी या फिर कितना डिविडेंड दिया जाएगा। फ्यूचर को एक्यूरेटली प्रिडिक्ट करना पॉसिबल नहीं है, इसलिए इस एजम्पशन को बाद में वापस ले लिया गया। अब बात करते हैं एमएम हाइपोथेसिस में फॉर्मूले क्या यूज होते हैं। दो चीजें यहाँ पे कैलकुलेट होंगी, एक मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर और दूसरा वैल्यू ऑफ द फर्म। तो सबसे पहले देखते हैं मार्केट प्राइस ऑफ शेयर कैसे कैलकुलेट किया जाता है। फॉर्मूला होता है P0 इक्वल्स टू 1/1 प्लस KE, ब्रैकेट में आप लिखेंगे D1 प्लस P1 ब्रैकेट क्लोज। P0 का मतलब है करेंट मार्केट प्राइस ऑफ अ शेयर, मतलब करेंटली मार्केट में कितने में शेयर ट्रेड हो रहा है। 1 न्यूमेरिकल वैल्यू है, उसका कोई मीनिंग नहीं होता। KE मींस कॉस्ट ऑफ इक्विटी, इसको आप टोटल कॉस्ट भी बोल सकते हैं क्योंकि इस मॉडल में भी हमने माना है कि जो टोटल फंडिंग होगी वो रिटेन्ड अर्निंग से होगी। तो इक्विटी कैपिटल की अगर कॉस्ट दी है तो वही आपकी टोटल कॉस्ट है। D1 मींस डिविडेंड टू बी रिसीव्ड एट द एंड ऑफ द ईयर, मतलब साल के अंत में जो आपको डिविडेंड रिसीव होने वाला है उसको आप D1 से डिनोट करेंगे। P1 मींस शेयर की मार्केट प्राइस साल के एंड में कितनी है। ये तो आपने मार्केट प्राइस कैलकुलेट कर ली। अब आप वैल्यू ऑफ द फर्म कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका फॉर्मूला होगा NP0 इक्वल्स टू N प्लस डेल्टा N ब्रैकेट क्लोज P1 माइनस I प्लस E डिवाइडेड बाय 1 प्लस KE। बिकॉज हम पहले के मॉडल्स में भी देख चुके हैं, हम जो भी मार्केट प्राइस कैलकुलेट करते हैं उसी से वैल्यू ऑफ द फर्म निकलती है। तो हमने जो मार्केट प्राइस कैलकुलेट की है, अगर हम n से मींस नंबर ऑफ शेयर से उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी। तो देख लेते हैं किस वर्ड की क्या मीनिंग है। n मींस नंबर ऑफ शेयर्स आउटस्टैंडिंग एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, मतलब स्टार्टिंग से आपके पास कितने इक्विटी शेयर्स हैं, यहाँ पे इक्विटी शेयर्स की बात हो रही है। डेल्टा n, अगर हम कोई नया इन्वेस्टमेंट लेके आते हैं तो एडिशनल आपको कितने शेयर्स इशू करने पड़ेंगे। तो नॉर्मली मैथ्स में या फाइनेंस में जब भी डेल्टा यूज किया जाता है उसका मतलब होता है चेंज कितना हो रहा है। P1 अगेन प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर। I मींस टोटल अमाउंट रिक्वायर्ड, मींस अगर आपको इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं तो उस इन्वेस्टमेंट का टोटल अमाउंट कितना है। E अर्निंग्स, उस पर्टिकुलर पीरियड में कंपनी को कितनी अर्निंग्स हुई हैं। KE मींस कॉस्ट ऑफ इक्विटी। तो इस फॉर्मूले से हम वैल्यू ऑफ द फर्म कैलकुलेट करेंगे। नाउ वी टॉक अबाउट लिमिटेशंस। फर्स्ट लिमिटेशन, इम्परफेक्शन ऑफ कैपिटल मार्केट, मींस कैपिटल मार्केट परफेक्ट नहीं होती है। इसके अंडर 4 पॉइंट्स लिए गए हैं। फर्स्ट वन इज टैक्स इफेक्ट। टैक्स के लिए एजम्पशन लिया गया कि या तो टैक्स होगा ही नहीं या डिविडेंड और कैपिटल गेन के रेट जो होंगे वो सेम होंगे। तो टैक्स होगा ही नहीं ये बोलना तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बिकॉज हर कंपनी को टैक्स पे करना होता है। और दूसरा पॉइंट जो हमने लिया, इनकम टैक्स लॉस के अकॉर्डिंग डिविडेंड एंड कैपिटल गेन के लिए टैक्स रेट्स अलग अलग होते हैं, तो वो भी सेम नहीं हो सकते। सेकेंड वन इज फ्लोटेशन कॉस्ट। जब भी हम कोई सिक्योरिटी मार्केट में इश्यू करते हैं तो उसकी कॉस्ट लगती है, जैसे ब्रोकरेज, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी,
अंडरराइटिंग कमीशन एक्सेट्रा। और जितनी फ्लोटेशन कॉस्ट बढ़ेगी उतनी ही उस पर्टिकुलर सोर्स की कॉस्ट भी बढ़ जाएगी। फॉर सपोज डिबेंचर्स 10% पे इशू किए गए, मींस 10% इंटरेस्ट हमको देना है इन्वेस्टर्स को, और 2% फ्लोटेशन कॉस्ट है, तो टोटल कॉस्ट हमारी कितनी हो जाएगी 12%। तो ये मान लेना कि कोई भी फ्लोटेशन कॉस्ट नहीं होती है, एमएम हाइपोथेसिस के लिए लिमिटेशन है। थर्ड वन इज ट्रांजैक्शन एंड इनकन्वीनियंस कॉस्ट। प्रैक्टिकली जब भी सिक्योरिटी सेल की जाती हैं उसमें ट्रांजैक्शन कॉस्ट लगती है, और डिविडेंड के प्लेस पे इन्वेस्टर शेयर को सेल करके अर्निंग्स अर्न करे, ये इनकन्वीनियंट होता है, बिकॉज फ्यूचर में कितना डिविडेंड होगा और शेयर प्राइस क्या होंगे इन्वेस्टर्स को नहीं पता। लास्ट वन इज इंस्टीट्यूशनल रिस्ट्रिक्शंस। लीगल रिस्ट्रिक्शंस को देखते हुए इन्वेस्टर्स को इन्वेस्ट करना होता है। लाइक अकॉर्डिंग टू इंश्योरेंस एक्ट 1938, इंश्योरेंस कंपनीज सिर्फ उन्हीं इक्विटी शेयर्स में इन्वेस्ट कर सकती हैं जहां डिविडेंड 4% दिया जाए, इंक्लूडिंग बोनस फॉर 7 years, और म्यूचुअल फंड्स कंपनीज को 90% ऑफ अर्निंग्स एज अ डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करनी होती है। सो फ्री एंट्री और एग्जिट नहीं होती। सेकेंड लिमिटेशन है रिजोल्यूशन ऑफ अनसर्टेनिटी। पहले एमएम हाइपोथेसिस ने माना कि इन्वेस्टर्स सर्टेनिटी के साथ डिविडेंड्स को और फ्यूचर मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स को प्रिडिक्ट कर सकते हैं, बट बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स होते हैं जहां अनुमान लगाना पॉसिबल नहीं है। लाइक अभी कितना डिविडेंड मिल रहा है और फ्यूचर में कितना मिलेगा, डिविडेंड्स के लिए इंफॉर्मेशंस कितनी अवेलेबल हैं, इन्वेस्टर्स को करंट इनकम चाहिए या फिर वो बाद में शेयर सेल करके कैपिटल गेन से अर्न करना चाहते हैं। अगर फ्यूचर में सेल करेंगे तो उस टाइम मार्केट प्राइस क्या होती है एक्सेट्रा। इसलिए इस एजम्पशन को बाद में वापस ले लिया गया, बिकॉज हमने मान लिया कि हम सर्टेनिटी के साथ मार्केट प्राइस और डिविडेंड्स को एज्यूम नहीं कर सकते और ना ही कैपिटल मार्केट परफेक्ट हो सकती है। अब एक न्यूमेरिकल सॉल्व करके देखते हैं कि किस तरीके से हम शेयर की मार्केट प्राइस कैलकुलेट करते हैं, वैल्यू ऑफ द फर्म कैलकुलेट करते हैं, और कैसे हम प्रूफ करते हैं कि हमारी जो वैल्यू ऑफ द फर्म है वो कांस्टेंट रहेगी, आइदर हम डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करें या फिर ना करें। तो क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारे पास, अ कंपनी बिलोंग्स टू अ रिस्क क्लास फॉर विच द अप्रोक्सीमेट कैपिटलाइजेशन रेट इज 10%। एक कंपनी है जिसका जो टोटल कॉस्ट है वो 10% है। It currently has outstanding 25,000 shares selling at ₹100 each. कंपनी के पास at present 25,000 इक्विटी शेयर्स है और हर एक शेयर की प्राइस कितनी है ₹100। The firm wants to declare a dividend of ₹5 per share at the end of the current financial year. कंपनी चाहती है कि वो फाइनेंशियल ईयर के एंड में हर शेयर पे ₹5 का डिविडेंड दे, राइट? लाइक आपके पास 25,000 शेयर्स है तो 25,000 शेयर्स पे वो ₹5 का अगर डिविडेंड देगी तो कितना डिविडेंड उनको देना पड़ेगा? उनको डिविडेंड देना पड़ेगा 1,25,000 का, बिकॉज एक शेयर पे डिविडेंड ₹5 है। इट एक्सपेक्ट्स टू हैव अ नेट इनकम ऑफ ₹2,50,000 and has a proposal for making new investment of ₹5 lakh. कंपनी का मानना है कि उनको 2,50,000 की इनकम होगी और उनके पास कोई एक नया इन्वेस्टमेंट प्रपोजल है जहां उन्हें ₹5 लाख इन्वेस्ट करना है। कोई भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है, उसके लिए उन्हें 5 लाख का फंड चाहिए। शो दैट अंडर एमएम assumptions द पेमेंट ऑफ डिविडेंड डज नॉट अफेक्ट द वैल्यू ऑफ द फर्म। आपको ये दिखाना है कि आप डिविडेंड पे करें या ना करें, आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म में कोई इफेक्ट नहीं आता। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम मार्केट प्राइस ऑफ शेयर्स कैलकुलेट करेंगे, क्योंकि उसी के बेस पे हम वैल्यू निकालते हैं। हम पिछले मॉडल्स में ये चीज कर चुके हैं। अगर हमें पता चले कि हमारी टोटल शेयर्स की मार्केट प्राइस कितनी है तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म कितनी है। तो फॉर्मूला लिखते हैं मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर का। फॉर्मूला क्या है हमारे पास? फॉर्मूला है P0 इक्वल्स टू 1/1 प्लस KE, ब्रैकेट में हमारे पास D1 प्लस P1। तो पहली कंडीशन हम निकालेंगे व्हेन डिविडेंड्स आर पेड, वो कंडीशंस जब हम डिविडेंड पे कर रहे होते हैं।
तो फॉर्मूले में पुट करते हैं, P0 मीन्स होता है कि आप करेंटली कितना डिविडेंड दे रहे हैं, KE मीन्स होता है कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपकी कितनी है, D1 मीन्स आप एट द एंड ऑफ द ईयर कितना डिविडेंड पे करेंगे, P1 मीन्स कितनी प्राइस आपकी एट द एंड ऑफ द ईयर होगी। P0 मतलब अभी प्रेजेंट में कितनी है, P1 मीन्स एक साल के बाद कितनी होगी या एक साल के एंड में कितनी होगी। तो हम वैल्यूज पुट करना शुरू करते हैं। हमें बताया गया कि करंटली जो शेयर्स हैं वो 100 रुपीज के हैं, तो हमने P0 की जगह 100 रुपीज लिखा बिकॉज ये करंट प्राइस है। एट प्रेजेंट मेरी शेयर की प्राइस 100 रुपीज है। इक्वल टू 1 अपॉन 1 प्लस KE हमें करना होता है, तो कॉस्ट ऑफ कैपिटल आपको 10% दी है, तो आपने 1 प्लस 10% को आपने क्या लिखा, 0.10 ब्रैकेट क्लोज। अगेन दूसरा ब्रैकेट स्टार्ट होगा, D1 मीन्स एट द एंड ऑफ द ईयर आप कितना डिविडेंड देंगे। तो डिविडेंड क्वेश्चन में स्पेसिफिकली आपको बोला गया है कि 5 पर शेयर आपको देना है, एक शेयर पे 5 रुपए देना है, तो हमने 5 रुपीज लिख लिया प्लस P1 दैट मीन्स 1 ईयर के एंड में प्राइस क्या होगी किसी भी शेयर की। तो ये इन्फॉर्मेशन हमारे पास क्वेश्चन में नहीं है, हमें यही कैलकुलेट करना होगा कि ईयर के एंड पे हमारी प्राइस कितनी होगी। तो बहुत सिंपल है कैलकुलेट करना। हम क्या करेंगे, पहले हम ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। हमने ₹100 एज इट इज लिखा, 1 अपॉन ब्रैकेट में आपको 1 प्लस 0.0 करना था, तो आप इसको प्लस करेंगे तो आपके पास आएगा 1.10। फिर दूसरा ब्रैकेट आपको सॉल्व करना है बिकॉज ₹5 आपके पास नंबर में है और P1 आपके पास वर्ड्स में है, तो दोनों का प्लस नहीं कर सकते, आपने एज इट इज लिख लिया। अब आप क्या करेंगे, आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 1.10 आपका डिनोमिनेटर में है और इक्वल टू की लेफ्ट हैंड साइड अगर आप आते हैं तो आप इसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में क्या होगा, आपने 100 मल्टीप्लाइड बाई 1.10 किया तो आपके पास आया 110 रुपीज। इक्वल टू ये बिल्कुल एज इट इज रहेगा बिकॉज 1 की कोई वैल्यू नहीं होती, अगर आप 1 मल्टीप्लाई भी करेंगे ब्रैकेट के साथ तो भी उतनी ही वैल्यूज आएंगी। तो हमने लिख दिया ₹5 प्लस P1। अब बिकॉज ₹5 और 110 का एडजस्टमेंट आप कर सकते हैं बिकॉज दोनों ही न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, तो आपने क्या किया, ₹5 को आप राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड ले आए। लेफ्ट हैंड साइड में प्लस में था तो राइट हैंड साइड में आके माइनस में हो जाएगा, तो 110 माइनस 5 इक्वल्स टू P1। तो P1 की वैल्यू आपकी कितनी आ गई, जब आप 110 में से 5 माइनस करेंगे तो आपके पास 105 रुपीज बचेगा। दैट मीन्स उस शेयर की वैल्यू एट द एंड ऑफ 1 ईयर 105 रुपीज होगी, राइट। अब जैसे हमने निकाला कि डिविडेंड जब हम पे करेंगे तो मार्केट प्राइस क्या होगी, अब हम निकालेंगे अगर हम डिविडेंड नहीं पे करेंगे तो मार्केट प्राइस क्या होगी। तो दूसरी सिचुएशन में फॉर्मूला सेम रहेगा, वैल्यूज हमारे पास सेम है, सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि आप D1 की जगह 0 लिखेंगे बिकॉज हम ये मान रहे हैं कि डिविडेंड्स नहीं पे किए जा रहे हैं, राइट। अगर डिविडेंड नहीं पे किए जा रहे हैं तो D1 की जगह क्या होगा, 0 हो जाएगा। तो आप इसको सॉल्व करेंगे एज इट इज जैसे आपने ऊपर सॉल्व किया। आप वैल्यूज पुट कर दीजिए, P0 कितना है, करेंट मार्केट प्राइस आपकी 100 है, इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस KE सेम रहेगा 10% 0.10 ब्रैकेट स्टार्ट। D1 की जगह आप 0 लिखेंगे और P1 आपको कैलकुलेट करना है, तो हम कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, ब्रैकेट सॉल्व करने के बाद हमारे पास वैल्यूज क्या बची, 110 इक्वल्स टू ₹0 बिकॉज डिविडेंड है प्लस P1। तो आप 0 को राइट लेफ्ट हैंड साइड अगर लेके आएंगे तो 110 में से अगर आप 0 माइनस करेंगे तो आपके पास 110 ही बचेगा, तो यहाँ पे मार्केट प्राइस आपकी 110 रुपीज आ गई। तो दोनों केसेस में मार्केट प्राइस अलग अलग आ रही है, अगर आप डिविडेंड पे कर रहे हैं तो आपकी 105 आ रही है और अगर आप पे नहीं कर रहे तो आपकी 110 आ रही है, राइट। इतना हमने कर लिया। अब हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं कि किसी फर्म की वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। तो इसको हम टेबल वाइज सॉल्व करेंगे, 3 कॉलम्स बनाएंगे, पर्टिकुलर्स कि हम क्या क्या आइटम्स ले रहे हैं, दूसरा व्हेन डिविडेंड्स आर पेड जब हम डिविडेंड पे कर रहे हैं, और तीसरी सिचुएशन होगी व्हेन डिविडेंड्स आर नॉट पेड जब हम डिविडेंड पे नहीं कर रहे। दोनों ही केसेस में हम वैल्यू ऑफ द फर्म निकालेंगे, तभी हम बता पाएंगे कि हम डिविडेंड दें या ना दें, उसका वैल्यू ऑफ द फर्म में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। तो हम स्टार्टिंग करते हैं अर्निंग से। अर्निंग, किसी कंपनी की अर्निंग मानी गई है 2,50,000 है, क्वेश्चन में आपको दिया है कि वो अर्निंग 2,50,000 है, तो आपने दोनों ही केसेस में 2,50,000 लिख दिया। अर्निंग में से अगर हम डिविडेंड माइनस करते हैं तो डिविडेंड आप कैसे माइनस करेंगे, डिविडेंड आपको दिया है कि 5 रुपीज पर शेयर है, तो आपके पास टोटल शेयर है 25,000 के और हर एक शेयर पे 5 रुपीज का डिविडेंड है, तो आप 25
25,000 मल्टीप्लाइड बाई 5 करेंगे तो आपके पास डिविडेंड आएगा 1,25,000 का। तो पहला केस जहां पे हम डिविडेंड पे कर रहे हैं वहां पे हमने डिविडेंड लिख दिया 1,25,000 का। दूसरा केस बिकॉज हम बोल रहे हैं कि हम डिविडेंड पे नहीं करेंगे तो दैट मीन्स वहां पे वैल्यू हो गई 0। तो जब हम अर्निंग्स में से डिविडेंड पे कर देते हैं तो हमारे पास कौन सी अर्निंग बचती है? आप उसको रिटेन्ड अर्निंग बोल सकते हैं, आप उसको वो अर्निंग बोल सकते हैं जो आप री इन्वेस्ट करेंगे किसी और प्रपोजल में। दैट मीन्स बिजनेस के पास कोई फंड बच गया जिसको वो फ्यूचर में यूज कर सकता है। बिकॉज लास्ट पार्ट हमारा क्या होता है कि हम शेयर होल्डर्स को डिविडेंड देते हैं, उसके बाद जो प्रॉफिट बच जाता है वो बिजनेस का होता है। तो ये कौन सी अर्निंग है? ये रिटेन्ड अर्निंग है। एंड आप इसको बोल सकते हैं अर्निंग्स अवेलेबल फॉर री इन्वेस्टमेंट, मतलब फ्यूचर में कोई अपॉर्चुनिटी होगी तो आप वहां इन्वेस्ट करेंगे। तो सिंपल है, हमने अर्निंग में से डिविडेंड माइनस किया। फर्स्ट केस में हमने 2,50,000 में से 1,25,000 माइनस किया तो हमारे पास 1,25,000 बचा। सेकंड सिचुएशन बिकॉज डिविडेंड 0 है तो 2,50,000 में से हमने 0 माइनस किया तो हमारे पास 2,50,000 बचा। अब ये वन पोर्शन आपका कंप्लीट हो गया, आपको पता चल गया कि मेरे पास इंटरनल सोर्स मींस बिजनेस का कितना पैसा बचा हुआ है। अब आते हैं कॉस्ट फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट। ये एक नया हमने सीक्वेंस शुरू किया है कि अगर हम किसी नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितने फंड की रिक्वायरमेंट है। तो क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है कि 5 लाख रुपीज आपको चाहिए, तो आपने दोनों केसेस में 5 लाख लिख दिया बिकॉज डिविडेंड का और फंड का कोई रिलेशन नहीं है। आप डिविडेंड प्रॉफिट से बांटते हैं और इन्वेस्टमेंट के लिए आपको फंड चाहिए होता है, आप उससे डिविडेंड नहीं डिस्ट्रीब्यूट करते। तो दोनों ही केसेस में हमने कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट लिख दी। फिर हम देखते हैं बिकॉज हमको 5 लाख रुपए चाहिए तो हम सोर्सेज अपने देखेंगे कि कहाँ से हम पैसा ला सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि हमारे पास इंटरनली कितना फंड अवेलेबल है। तो हम ऑलरेडी ऊपर कैलकुलेट कर चुके हैं कि हमारे पास कितनी अर्निंग बची होगी, तो हमने अवेलेबल फंड्स का कॉलम बनाया। फर्स्ट वाली सिचुएशन में हमारे पास 1,25,000 बचे थे और सेकेंड सिचुएशन में हमारे पास 2,50,000 बचे थे। तो टोटल कॉस्ट आपके पास 5 लाख है और फंड्स अवेलेबल पहले केस में आपके पास 1,25,000 है। दैट मीन्स 5 लाख रुपए आपको चाहिए और 1,25,000 रुपए आपके पास है, तो एक्स्ट्रा आपको कितना चाहिए? तो उसको बोलते हैं रिक्वायर्ड फंड। तो हम इन दोनों को माइनस करेंगे। 5 लाख में से 1,25,000 हमने माइनस किया तो हमारे पास बचा 3,75,000। ये वो फंड है जो हमें एक्सटर्नल सोर्सेज से लेके आना पड़ेगा। ऐसे ही सेकेंड सिचुएशन में 5 लाख रुपीज हमें चाहिए और उसमें से 2,50,000 आपके पास ऑलरेडी है। तो आप क्या करेंगे? 5 लाख में से 2,50,000 माइनस करेंगे तो दैट मीन्स 2,50,000 वो फंड होगा जो आपको एक्सटर्नल सोर्सेज से रिक्वायर्ड होगा, राइट? अब नेक्स्ट स्टेप, बिकॉज हमको पता चल गया कि कितना कितना फंड हमें चाहिए, तो हम लिखते हैं प्राइजेस ऑफ शेयर्स कि करेंटली मार्केट में कितने शेयर्स या मार्केट प्राइस क्या है शेयर्स की। तो पहली सिचुएशंस में हमने कैलकुलेट किया है ऑलरेडी, P1 हमारा कितना आया था 105 और सेकंड सिचुएशन में हमने मार्केट प्राइस देखी थी 110 रुपीज। अब हम देखते हैं बिकॉज MM हाइपोथेसिस का एजम्पशन है कि हम जो अर्निंग्स यूज करेंगे वो इंटरनल सोर्सेज से यूज करेंगे, वेदर इट इज रिटेन्ड अर्निंग वेदर इट इज इक्विटी शेयर्स। तो रिटेन्ड अर्निंग तो आपने ऊपर अवेलेबल फंड लिख दिया, तो अब इक्विटी शेयर्स कैलकुलेट करने होते हैं। तो हम ये देखते हैं कि अगर मुझे फर्स्ट सिचुएशन में देखिए हमें ये देखना है कि अगर 3,75,000 रुपीज चाहिए तो इसके लिए मुझे कितने और शेयर्स मार्केट में इशू करने पड़ेंगे। तो वो आप कैसे निकालोगे? नंबर ऑफ शेयर्स टू बी इशूड। आप 3,75,000 को जब प्राइस से डिवाइड कर दोगे तो आपके पास नंबर ऑफ शेयर्स आ जाएगा। बिकॉज यहाँ पे हमने बोला है कि पॉइंट्स या फ्रैक्शंस, आप सिक्योरिटीज को कितने भी फ्रैक्शंस में ले सकते हैं, तो हम पॉइंट में भी आंसर लिखेंगे। तो आपने 3,75,000 को डिवाइड किया उसकी मार्केट प्राइस से, तो आपके पास कितने शेयर्स आ गए? 3,571.42। ये क्या है? ये नंबर ऑफ शेयर्स है। दैट मीन्स 3,75,000 लाने के लिए आपको 3,571.42 शेयर्स मार्केट में इशू करने पड़ेंगे। सेम हम सेकंड सिचुएशन में भी करेंगे। हमें फंड कितना चाहिए? 2,50,000 और शेयर की मार्केट प्राइस कितनी है? 1,20,000। तो कितने नंबर ऑफ शेयर इशू करने पड़ेंगे मार्केट में? 2,272.72, राइट? अब हमें ये पता चल गया कि कितने शेयर्स हमें मार्केट में इशू करने हैं। अब हम टोटल नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लेते हैं बिकॉज कुछ शेयर्स हमारे पास ऑलरेडी हैं और नए इन्वेस्टमेंट के लिए कुछ शेयर्स हमें दोबारा इशू करने पड़ेंगे। तो टोटल कितने होंगे?
पहली सिचुएशन में देखिए एग्जिस्टिंग हमारे पास 25,000 शेयर्स थे, क्वेश्चन में स्पेसिफिकली लिखा हुआ है, प्लस नए शेयर्स आपने कितने इश्यू किए 3,571.42, दोनों को टोटल करिए तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आपके कितने हो गए 28,571.42। ऐसा ही हम सेकंड सिचुएशन में करते हैं, यहाँ पे भी प्रेजेंट में हमारे पास 25,000 थे, प्लस अगर हम 5 लाख का इन्वेस्टमेंट के लिए फंड लेके आते हैं तो हमें कितने शेयर्स इश्यू करने पड़ेंगे 2,272.72, तो टोटल नंबर ऑफ शेयर्स क्या हो गए 27,272.72। अब हम वैल्यू ऑफ द फर्म कैलकुलेट कर सकते हैं, बिकॉज जितनी हमें वैल्यूज चाहिए वो हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो फॉर्मूला देखते हैं, वैल्यू ऑफ द फर्म का फॉर्मूला क्या होता है, NP0 इक्वल्स टू n प्लस डेल्टा n ब्रैकेट क्लोज P1 माइनस I प्लस E डिवाइडेड बाय 1 प्लस KE। हम ऑलरेडी पिछली स्लाइड में सारी वैल्यूज का मीनिंग देख चुके हैं, अब सीधे हम वैल्यूज पुट करेंगे। n नंबर ऑफ शेयर्स प्लस डेल्टा n जो चेंज हो रहा है शेयर्स में, तो करेंटली कितने हैं और चेंज कितना हो रहा है, तो आप टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कैलकुलेट कर चुके हैं, दैट मीन्स आपने n प्लस डेल्टा n कैलकुलेट कर लिया है, तो हमने सीधे सीधे लिख दिया फर्स्ट सिचुएशन में 28,571.42। फिर उसके बाद आपको P1 लिखना होता है कि मार्केट प्राइस एट द एंड ऑफ द ईयर कितनी है, तो वो भी आपने कैलकुलेट किया 105 माइनस I मीन्स इन्वेस्टमेंट कितना करना है आपको 5 लाख रुपीस, प्लस अर्निंग कितनी हो रही है आपको 2,50,000 डिवाइडेड बाय 1 प्लस KE कितना है कॉस्ट ऑफ कैपिटल 10%, 0.10, बिकॉज जब तक आप अर्निंग्स और इन्वेस्टमेंट नहीं लेंगे तब तक आपको नहीं पता चलेगा कि मेरी वैल्यू ऑफ द फर्म कितनी है, बिकॉज जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो हमारे बिजनेस से पैसा जाता है, और जब हम अर्निंग करते हैं तो हमारे बिजनेस में पैसा आता है, तो वैल्यू ऑफ द फर्म इफेक्ट होती है जब हम इन्वेस्टमेंट करते हैं या हमें अर्निंग होती है। तो जब तक आप ये दोनों चीजें इंक्लूड नहीं करेंगे तब तक आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म सही नहीं आएगी, राइट। तो अब हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। हमने क्या किया, ब्रैकेट, बिकॉज ब्रैकेट है ना प्लस लिखा है ना माइनस लिखा है, तो आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, मल्टीप्लाई करके आपके पास आएगा 30 लाख रुपीस माइनस 5 लाख प्लस 2,50,000 एज इट इज हमने लिख दिया, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.10 करेंगे तो हमारे पास आएगा 1.10। तो न्यूमरेटर आप सॉल्व करेंगे, 30 लाख में से 5 लाख माइनस करेंगे तो आएगा 25 लाख, 25 लाख में से 2,50,000 प्लस करेंगे तो आ जाएगा 27,50,000, डिवाइड करेंगे इससे 1.10 से तो हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म आएगी 25 लाख। ऐसे ही सेकंड सिचुएशन में निकालते हैं, फॉर्मूले में यहाँ पे भी हमने n प्लस डेल्टा n करेंट कितने शेयर्स हैं और चेंज कितना हुआ, टोटल नंबर ऑफ शेयर्स निकाल लिए, हमारे आए 27,272.72 ब्रैकेट क्लोज कर लिया हमने, और मार्केट प्राइस इस केस में कितनी है 110 माइनस इन्वेस्टमेंट तो सेम रहेगा 5 लाख का, प्लस अर्निंग भी सेम रहेगी 2,50,000 की, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.10 बिकॉज कॉस्ट ऑफ इक्विटी भी आपकी सेम है। अब आप 27,272.70 को मल्टीप्लाई करेंगे 110 से, तब भी आपका 30 लाख आएगा, माइनस 5 लाख एज इट इज लिखा, 2,50,000 आपने एज इट इज लिखा, डिवाइडेड बाय 1 प्लस 0.10 करेंगे तो आपके पास आएगा 1.10। फिर आप न्यूमरेटर सॉल्व करेंगे, आप 30 लाख में से 5 लाख माइनस करेंगे तो 25 लाख आएगा, 25 लाख में आप 2,50,000 प्लस करेंगे तो 27,50,000 आएगा। तो आप इसको डिवाइड करेंगे 1.10 से, तो आपकी वैल्यू ऑफ द फर्म वापस से कितनी आ गई 25 लाख। तो दोनों केसेस को कंपेयर कीजिए, जब हमने डिविडेंड पे किया और जब हमने डिविडेंड पे नहीं किया, तो दोनों ही केस में क्या हुआ, हमारी वैल्यू ऑफ द फर्म जो रही वो सेम रही। तो इस तरीके से MM हाइपोथेसिस आपकी प्रूफ होती है कि हम डिविडेंड पे करें या ना करें, दैट मीन्स हमारी डिविडेंड पॉलिसी कुछ भी हो उससे वैल्यू ऑफ द फर्म में कोई भी फर्क नहीं पड़ता। कीप वॉचिंग फॉर मोर वीडियोस।